मानव उत्सर्जन तंत्र में बेटा हम लोग उत्सर्जन तंत्र की कार्य की मतलब हमारा उत्सर्जन तंत्र काम कैसे करता है। उत्सर्जन तंत्र का मेन काम क्या है? कौन से अपशिष्ट को बाहर निकालना बेटा? यूरिया को बाहर निकालना। मेन हमारा जो स्तनधारी जीव होते हैं या मनुष्य, क्योंकि हम मनुष्य का मानव जो उत्सर्जन तंत्र है वो पढ़ रहे हैं, तो उसका जो मेन नाइट्रोजनी अवशिष्ट होता है वो होता है यूरिया। तो यूरिया को शरीर से बाहर निकालना ही क्या है? उत्सर्जन कहलाता है ना? तो उत्सर्जन जो हमारा उत्सर्जी तंत्र है वो क्या करेगा? उसके अंदर हम लोग अगर उसकी जो क्रियाविधि है अगर उसको पढ़ेंगे तो हम लोगों को हमको ये पता होना चाहिए कि यूरिया बनता कैसे है, जिसको हमने कल पढ़ा था ऑर्निथीन जो चक्र है उसके अंदर, कि यूरिया जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? प्रोटीन के अपघटन से होता है और यकृत के अंदर होता है और ऑर्निथीन चक्र के माध्यम से होता है ना? क्रेब्स हैंसेन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1932 के अंदर ये चक्र जो है वो दिया था। उसके अंदर क्या होता है, जो यूरिया का निर्माण है, कल हम लोगों ने देखा था कि 2 चरणों में पूरा होता है। पहला है डीएमिनेशन, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो है वो टूटता है और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। फिर आता है ऑर्निथीन चक्र, नहीं देखा है तो कल का वीडियो आप एक बार देख लें, ठीक है। तो ऑर्निथीन चक्र जो होता है उसके अंदर ये जो अमोनिया होती है वो CO2 से रिएक्ट कर कर क्या बनाती है, NH2CO NH2, मतलब यूरिया का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जो यूरिया निर्माण जो है, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्य की यानी कार्य करने का जो तरीका है उसका पहला चरण यूरिया निर्माण, ठीक है। अब दूसरा चरण होता है मूत्र निर्माण। ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है ना? अगर 12th क्लास में देखते हो तो 12th क्लास के अंदर ऑर्निथिन चक्र जो है वो दिया ही नहीं है, बट हम क्योंकि प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं तो मे बी वो आपको पूछ ले, है ना? तो इसीलिए मैंने ये चक्र आपको समझा दिया है। चक्र आप अपने कॉपी के अंदर जरूर से बना ले, क्योंकि बुक में नहीं है 12th क्लास में, और 11th के कोर्स में तो है ही है, हमें पढ़ना ही है कि यूरिया निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद ये जो यूरिया होती है इसको क्या किया जाता है ना? शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से क्या किया जाता है? बाहर निकाला जाता है। और किस रूप में निकाला जाता है? मूत्र के रूप में क्या किया जाता है? निकाला जाता है। होता क्या है कि यकृत कोशिका के द्वारा जो यूरिया बना है ना? जो कि हमारा नाइट्रोजनी अवशिष्ट है, वो शरीर में अगर रहता है तो हमारे शरीर को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। तो यकृत कोशिका के द्वारा जो यूरिया बनता है, उस यूरिया को यकृत जो शिरा होती है, कौन? यकृत शिरा कहाँ पहुंचाती है? ब्लड में मिक्स हो जाता है ये, है ना? अब ये जो ब्लड है, यूरिया युक्त ब्लड जो है वो यकृत शिरा में जाएगा। यकृत शिरा से कहाँ जाएगा? पश्च महाशिरा। कहा जाएगा? पश्चिम महाशिरा में। अब पश्चिम महाशिरा इसको क्या करेगी, कहाँ लेके जाएगी? वृक्क के अंदर। और वृक्क क्या करेगा? वृक्क के अंदर जो रक्त में उपस्थित ये यूरिया है ना, इसको क्या करेगा? शरीर से बाहर निकालेगा। आ रही बात समझ में? वृक्क जो है इस रक्त से यूरिया को पृथक कर कर इस यूरिया को क्या करेगा, मतलब रक्त तो हो गया शुद्ध, ठीक है, जब यूरिया इससे निकल जाएगा तब, है ना? तो यूरिया को बाहर निकालता है और ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? मूत्र निर्माण की क्रिया कहलाती है। क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि यकृत कोशिका में जो यूरिया बना उसको क्या किया कोशिकाओं ने, किस में डाल दिया? ब्लड में। ब्लड में डालने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा? यकृत शिरा में। यकृत जो शिरा है वहां से यूरिया युक्त ब्लड कहाँ जाएगा? पश्चिम महाशिरा। पश्चिम महाशिरा से कहाँ जाएगा? वृक्क में, है ना? और वृक्क से कहाँ जाएगा ये? वृक्क जो है उसकी वृक्राणु जो नेफ्रॉन्स होती है वो क्या करेगी? यूरिया को पृथक कर देगी। किससे? रक्त से, ठीक है। तो ये पूरा जो क्रिया है यूरिया को अलग करना रक्त से, तो ये पूरा चरण जो हमारा आएगा वो क्या है? मूत्र निर्माण, ठीक है। तो अभी आज हमको क्या पढ़ना है? मूत्र निर्माण के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। तो मूत्र निर्माण जो है क्रिया कैसी होती है वो हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? देखने वाले हैं। तो देखो, मूत्र निर्माण की क्रिया, थोड़ा वीडियो बड़ा बनेगा बेटा, लेकिन जो सारे टॉपिक है
वो इम्पोर्टेंट है फॉर आपके एग्जाम पर्पज से भी और नीट पर्पज से भी, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप, है ना, जनरल साइंस का, तो ये आपको चीजें पूछी ही जाती है। चाहे आप आरएस का दे दो, आईएएस का दे दो, कोई भी दे दो, ये टॉपिक आपके जरूर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जरूर होते हैं, तो इसीलिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है ना, मूत्र निर्माण में क्या होता है कि यूरिया जो है वो क्या किया जाता है, अवशिष्ट के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो इसके 3 चरण होते हैं। मूत्र निर्माण की क्रिया के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आपके आता है परानिस्यंदन, ठीक है, पहला चरण कौन सा है? परानिस्यंदन। फिर आता है दूसरा नलिकीय पुनः अवशोषण, नलिकीय पुनर्अवशोषण, ठीक है, और तीसरा आता है आपके स्त्रवण। हालांकि ये स्टेप्स कुछ ज्यादा नई नहीं है, क्योंकि 10th के अंदर आप लोगों को पढ़ाया हुआ टॉपिक है ना। तो ये आता है, यानी मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है, जो कि हमारे उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र की कार्यकी का कौन सा स्टेप है? सेकंड स्टेप है। पहला कौन सा था? ऑर्निथीन चक्र, जिसके अंदर हमने यूरिया का क्या किया था? निर्माण किया था। वो आपको वीडियो मैंने लास्ट टाइम सेंड किया है। अब दूसरा हम देख रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की कार्यकी का सेकंड स्टेप, वो है मूत्र निर्माण, और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 3 चरण होते हैं। परानिस्यंदन की क्रिया यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर है नलिकीय पुनर्अवशोषण, है ना, यानी एब्जॉर्प्शन, और तीसरा है स्त्रवण यानी सीक्रेशन, है ना। तो ये 3 जो स्टेप्स होते हैं, उनके अंदर हमारा मूत्र निर्माण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे बेटा? परानिस्यंदन को समझेंगे। तो मूत्र निर्माण की क्रिया का पहला चरण हम लोग लेते हैं, जो कि कौन सा है? परानिस्यंदन। तो सी क्या है? परानिस्यंदन। परानिस्यंदन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? आपको पता है कि यहाँ रक्त जो हम मूत्र निर्माण की क्रिया में रक्त को जो छाना जाता है वो वृक्क के द्वारा वृक्क के द्वारा, और वृक्क का निर्माण क्या है? किसके द्वारा होता है? वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स के द्वारा होता है। तो यहाँ यूरिया को रक्त से पृथक करने का जो काम है वो कौन करेगा? वृक्काणु करेगा। तो वृक्काणु की संरचना को साथ में लेकर चलना हमारे पास, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वृक्काणु की संरचना को अगर हम लोग देखते हैं बेटा, इसकी वृक्काणु की संरचना को, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परानिस्यंदन में जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज आती है, यानी कौन सा भाग नेफ्रॉन का जो है इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। जो मेल पिगी काय जो होता है, मेल पिगी काय जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन से? ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट, ठीक है। तो अगर हम कहें कि परानिस्यंदन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है, तो किडनी के वृक्काणु जो होते हैं उनके मेल पिगिकाय जो होता है, यानी ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट में ये क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना देती हूं मैं। ठीक है, ये प्यालेनुमा संरचना है, ये क्या है? हमारी बोमन संपुट। ये बोमन संपुट है, और ये आपके नलिकीय संरचना जो है वो है केशिकीय गुच्छ या ग्लोमेरुलस। अब यूरिया युक्त जो रक्त आता है उसको लाने का काम कौन करता है? अभिवाही धमनी का, ठीक है। और निकालने का काम कौन करता है? अपवाही धमनी का, ठीक है। और ये हमारा हो गया केशिकीय गुच्छ, जो मैं इसको आपको ऐसे पतली पतली केशिकाओं के रूप में बना देती हूँ। ठीक है, ये केशिकीय गुच्छ है, ठीक है, जो कि किसके अंदर उपस्थित है? बोमन जो संपुट है उसकी गुहा के अंदर उपस्थित है। तो यहाँ पर ये आपके हो गई बोमन संपुट की गुहा,
ठीक है, ये गुहा हो गई और ये केशिकीय गुच्छ होता है। तो अभिवाही धमनी का जो रक्त लाती है वो कैसा होता है? यूरिया युक्त रक्त होता है, यानी रक्त के प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है और यहाँ से छनने के बाद ये हो जाता है शुद्ध रक्त, है ना? शुद्ध रक्त होता है। हालांकि इसमें कुछ जो है अबनॉर्मलिटीज भी होती है, लेकिन ये शुद्ध रक्त होता है जो अपाही धमनिका के अंदर पाया जाता है। तो देखो अब बात करते हैं परानिस्यंदन की। परानिस्यंदन क्या होता है? परानिस्यंदन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, है ना, क्रिएटिनिन, ये सब क्या होते हैं? अवशिष्ट होते हैं जो कि रक्त में पाए जाते हैं। यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये जो अवशिष्ट होते हैं उनको क्या किया जाता है? ग्लोमेरुलस, है ना, ग्लोमेरुलस यानी ये जो अवशिष्ट है वो ग्लोमेरुलस से छन कर कहा जाते हैं? बोमन संपुट की गुहा में, है ना। क्या हो रहा है? रक्त में उपस्थित, ये कहाँ उपस्थित है? रक्त प्लाज्मा में, है ना। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल और क्रिएटिनिन का ग्लोमेरुलस यानी इस केशिकीय गुच्छ, यानी ये जो रक्त आया इस रक्त से छन कर कहाँ जाना? इस बोमन संपुट की गुहा में जाना, ये क्रिया क्या कहलाएगी? परानिस्यंदन। निस्यंदन का मतलब ये होता है बेटा छन्ना, तो परानिस्यंदन का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट है उनका ग्लोमेरुलस से छनकर किसमें जाना? बोमन संपुट की गुहा में छनकर जाना, ये क्या कहलाता है? परानिस्यंदन कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बोमन संपुट होता है उसकी आंतरिक भित्ति, है ना, उसकी आंतरिक भित्ति और इस जो ग्लोमेरुलस की जो केशिका है वो किससे बनी होती है? एंडोथीलियम उत्तक से, है ना, एंडोथीलियम की बनी होती है। और आंतरिक भित्ति जो होती है किसकी? इस बोमन संपुट की आंतरिक भित्ति जो होती है उसपे क्या पाई जाती है? पोडोसाइट कोशिकाएं। क्या पाई जाती है? पोडोसाइट कोशिका। ठीक, अब ये एंडोथीलियम और ये पोडोसाइट कोशिका के जो प्रवर्ध होते हैं, मतलब ये पोडोसाइट कोशिका के ऐसे प्रवर्ध यानी इस तरह से नुकीले नुकीले हिस्से जो है वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? ग्लोमेरुलस कला। ठीक है, क्या बनाते हैं? ग्लोमेरुलस कला, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी। इसकी आंतरिक भित्ति और इसकी जो है कोशिका यहाँ पर बनाकर क्या बना लेगी? ग्लोमेरुलस कला बना लेती। तो ग्लोमेरुलस कला से जो छनित्र है वो छनकर यानी जो अवशिष्ट है वो छनकर इस गुहा के अंदर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ग्लोमेरुलस कला के अंदर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। कितने के? 0.1 माइक्रोन के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, वो छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्रों की वजह से, मतलब ये जो छिद्र है वो उपस्थित है, तो इन छिद्रों की वजह से क्या होता है? छनकर जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो क्या आ जाता है? बोमन संपुट की गुहा के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इस परानिस्यंदन की क्रिया की वजह क्या है? ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कुछ दाब होते हैं जो काम करते हैं। परानिस्यंदन की क्रिया क्यों होती है? क्योंकि कुछ दाब जो होते हैं वो काम करते हैं। तो ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं वापस बना रही हूँ। कुछ दाब होते हैं जो काम करते हैं, ये है अपवाही धमनी का, ये हो गई आपके अभिवाही धमनिका, ये ग्लोमेरुलस की केशिका है, ये केशिका का गुच्छा और ये बोमन संपुट। ठीक है, अब जो चीज जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट यहाँ पर जो छनकर आ रहे हैं, है ना, ठीक है, यानी ऐसा प्लाज्मा है जिसके अंदर क्या उपस्थित है? नाइट्रोजनी अवशिष्ट। ठीक है, जो पदार्थ इसकी गुहा में छनकर आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? छनित्र, या बोला जाएगा फिल्टरेट। समझ में आ रहा है? रक्त से छन कर जो प्लाज्मा आया है
जिसके अंदर क्या उपस्थित है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट यानी यूरिया, यूरिक अम्ल। तो ये जो गुहा के अंदर जो नाइट्रोजनी अवशिष्ट युक्त प्लाज्मा छनकर आया है, इसको छनित्र बोलते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब ये छनित्र यहाँ से छनकर क्यों आया है, क्योंकि कुछ विशेष दाब जो है वो काम करते हैं। तो हम लोग इन दाब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से दाब होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त जो है वो छनकर रक्त प्लाज्मा छनकर नाइट्रोजनी अवशिष्ट को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो परानिस्यंदन संबंधित जो दाब होते हैं उसके अंदर हम लोग कौन कौन से दाब के बारे में पढ़ने वाले, इनकी वैल्यूज जो है बेटा वो पूछ ली जाती है। क्या होता है, देखो सबसे पहले अपवाही धमनिका जो है उसका व्यास क्या होता है, अधिक होता है, यानी इसकी गोलाई जो है वो ज्यादा है। ठीक है, ये रक्त को लेकर आ रही है और ये रक्त को वापस अपवाही धमनिका क्या कर रही है, बाहर लेके जा रही है इस ग्लोमेरुलस से। लेकिन इसका जो व्यास है ये कैसा है, कम है। तो यानी रक्त की क्वांटिटी जो है वो आ ज्यादा रही है और जा क्या रही है, बाहर जा क्या रही है, कम रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर एक क्या बनता है, दाब बनता है। क्या बनता है, दाब बनता है। तो रुधिर द्वारा ग्लोमेरुलस में उत्पन्न दाब जो कि अपवाही धमनिका का व्यास अधिक होने और अपवाही धमनिका का व्यास कम होने की वजह से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, GHP, यानी ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, प्रेशर यानी दाब। ठीक, तो GHP क्या हो रहा है, अपवाही धमनिका रक्त को ज्यादा लेके आ रही है, छनित्र यहाँ छन रहा है, किसकी वजह से, दाब की वजह से। दाब क्यों जनरेट हो रहा है, ये दाब जनरेट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिवाही धमनिका का व्यास ज्यादा है, दैट मींस ये रक्त ज्यादा लेके आ रही है और इसकी जो मोटाई है वो कम है, यानी ब्लड जो है वो बाहर क्या हो रहा है, कम जा रहा है। तो यहाँ इस वजह से यहाँ पर एक क्या हो गया, दाब जनरेट होता है। ठीक है, तो जिससे रक्त आता है ज्यादा और बाहर कम जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो दाब बनता है उसे हम क्या कहते हैं, GHP कहते हैं, यानी ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। अपवाही धमनी का रक्त ज्यादा लाई गया कम, तो दाब जनरेट हुआ, इस दाब को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर GHP कहते हैं। इसका मान जो होता है कितना होता है, 70 mmHg। ये पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कितना मान होता है GHP का, तो 70 mmHg के बराबर होता है। फिर दूसरा दाब क्या होता है, BCOP, यानी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वैल्यू होती है इसकी 30 mmHg। ये चीज ध्यान रखना, मान जरूर याद रखना। अब ये क्या होता है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसको कहा जाता है ना। हिंदी में इसको रक्त कोलाइडी परासरणी दाब के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको ये कहा जाता है क्योंकि हम इसकी शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग याद करते तो इजी रहता है। इसीलिए क्या होता है, देखो हमारा जो ब्लड होता है ना, अब जैसे ये छना रक्त प्लाज्मा छनकर इधर जा रहा है, किसकी वजह से, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक दाब लगने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये छनकर यहाँ पर आ रहा है ना। तो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कुछ चीजें हैं जो नहीं छनती है, यानी ये जो प्लाज्मा छन रहा है, ये रक्त जो छन रहा है उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं छनती है। कौन सी होती है, एक तो होता है रक्त में उपस्थित जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो नहीं छनता, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छनता है। फिर प्लाज्मा में उपस्थित कुछ कोलोइडी पदार्थ होते हैं वो नहीं छनते, कुछ विटामिन होते हैं वो नहीं छनते, है ना। तो ये जो कोलोइडी पदार्थ है ना, ये रक्त में उपस्थित जो कणिकीय है, और क्या नहीं छनता, रक्त कोशिकाएं नहीं छनती। कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं छनती है ना, यहाँ पर जो रक्त छन रहा है उसमें यहाँ पर ही रह जाती है जो चीजें, कौन कौन सी, एक तो रक्त कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा में घुलनशील प्रोटीन है और कुछ कोलोइडी पदार्थ है जो कि नहीं छनते, है ना। तो यहाँ पर ये जो कोलोइडी पदार्थ है वो क्या करेंगे, दाब लगाएंगे। ये जो कोलोइडी पदार्थ यहाँ उपस्थित है ना, ये यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि ये जो छन के जा रहा है ना प्लाज्मा, वो छनकर नहीं जाए। आ रही है बात समझ में, यानी जो कोलोइडी पदार्थ है एक दाब क्रिएट करते हैं ताकि क्या हो,
निस्यंदन की क्रिया यानी छनने की क्रिया, रक्त प्लाज्मा का ये जो छनकर इधर जाना है वो संपन्न नहीं हो, तो वो जो दाब कोलॉइडी पदार्थ के द्वारा लगाया जाता है इस निस्यंदन को रोकने के लिए, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, BCOP यानी ब्लड कोलॉइडी ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा CHP। ठीक है, नेक्स्ट दाब जो है वो कौन सा है, CHP, जिसका नाम है कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसकी मान जो होती है वो कितनी होती है, 20 mmHg। कितना होता है, 20 mmHg के बराबर होता है। कैसे याद रखोगे, HP इधर भी है, HP इधर भी है, HP यानी दोबारा आ रहा है, दोबारा मतलब दो, ठीक है, तो 20 mmHg कर देना। ठीक है, तो कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो छनित्र छनकर आ गया है, यानी नाइट्रोजनी अवशिष्ट युक्त जो प्लाज्मा आ गया है यहाँ पर, अब ये यहाँ आने के बाद क्या करेगा, और जो छनित्र छनकर आ रहा है उसको रोकने के लिए इसके अगेंस्ट क्या करेगा, एक दाब लगाएगा, कैप्सूल यानी ये संपुट। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर ये जो छनित्र दाब लगाता है ताकि ये निस्यंदन की क्रिया नहीं हो, तो छनित्र के द्वारा निस्यंदन की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और एक लास्ट प्रेशर होता है जो कि होता है NEFP। क्या मतलब है इसका, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर, NEFP। ये क्या चीज होती है, इसका अगर हम लोग देखते हैं, वह दाब जिस पर तरल प्लाज्मा पदार्थ छनकर बोमन संपुट की गुहा में आते हैं, यानी ये वह दाब होता है जिस पर छनित्र छनकर कहाँ आता है, बोमन संपुट की गुहा में आता है, और इसका मान होता है 20 mmHg। कहने का मतलब ये है कि जो बोमन संपुट की गुहा में छनित्र छनकर आएगा वो क्या है, तभी छनकर आएगा जब NEFP यानी जो शुद्ध प्रेशर है ना, नेट प्रेशर है, वो कितना हो, 20 mmHg के बराबर हो। इसको कैसे निकाला, इसको हमने ऐसे निकाला कि GHP में से हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, किसको, BCOP प्लस CHP को। ठीक है, यानी GPH का मान कितना है बेटा, 70 mmHg। ठीक है, माइनस कर दिया, BCOP का मान कितना है, 30 mmHg, है ना, प्लस HP का मान कितना है, 20 mmHg। ठीक, तो अब यहाँ 70 में से इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, कितना बचा, 20 mmHg, जो किसका मान है, नेट इफेक्टिव प्रेशर का। मतलब यहाँ से पदार्थ के छन के आने के लिए यदि हमारे पास NEFP का मान किससे ज्यादा होता है, 20 mmHg से होता है, तभी यहाँ से प्लाज्मा और नाइट्रोजनी अवशिष्ट छनकर कहाँ आ पाएंगे, जो बोमन संपुट है इसकी गुहा के अंदर आ पाएंगे। इज इट क्लियर, तो यहाँ पर आपकी ये परानिस्यंदन की क्रिया क्या होती है, पूरी होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसकी सेकंड स्टेप मूत्र निर्माण की कौन सी है बेटा, सेकंड स्टेप है हमारे पास नलिकीय पुनर्अवशोषण। अवशोषण का क्या मतलब होता है, अवशोषण का मतलब होता है सोखना, तो नलिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, पुनर्अवशोषण किया जाता है। क्या होता है देखो, सेकंड स्टेप है नलिकीय पुनर्अवशोषण की क्रिया, ये सेकंड स्टेप है हमारा किसका, मूत्र निर्माण की क्रिया का। क्या होता है यहाँ पर,
इसको अच्छे से समझना कि वर्णात्मक पुनर्अवशोषण के नाम से भी जाना जाता है इसको। ग्लोमेरुलस निस्यंद में उत्सर्जी पदार्थ के साथ क्या आ जाते हैं, उपयोगी पदार्थ छनकर चले जाते हैं। तो नेफ्रॉन की कुंडलित नलिका इन पदार्थों को ग्रहण कर रक्त में डाल देती है। ये क्रिया वर्णात्मक पुनर्अवशोषण कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा हमको क्या होगा, जरूरत होगी किसकी, नेफ्रॉन के डायग्राम की, है ना। तो बना देती हूँ, बड़ा ही बनाती हूँ ताकि आपको क्या हो, इजीली समझ में आए। स्टॉप करके, तो वीडियो लेंथी हो जाएगा बेटा, इसलिए मैं स्टॉप करके कर। नेक्स्ट स्टेप बेटा हम लोग क्या देख रहे हैं, मूत्र निर्माण की क्रिया का दूसरा है कि जो पुनः अवशोषण जो होता है उसकी क्रिया विधि क्या होती है। पहले इसकी इस क्रिया को हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है। एक्चुअली में होता ये है कि हमको पता है ये अपवाही धमनिका जो है वो यूरिया युक्त रक्त को क्या करती है, लेके आती है ना। तो कौन सी चीजों को छनना होता है, नाइट्रोजनी अवशिष्ट को छनना होता है ना। यहाँ पर छनकर आना होता है किसको, बोमन संपुट की गुहा में नाइट्रोजनी अवशिष्ट को, है ना। यानी यूरिया, यूरिक अम्ल होता है, ऐसी जो या क्रिएटिनिन जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको छनकर आना होता है। लेकिन ये जो छनित्र है ना, इस छनित्र में जो छनकर आया है, ये जो छनित्र है, इस छनित्र के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनी जो अवशिष्ट है उसके अलावा जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, मनुष्य के लिए जो उपयोगी कंटेंट है वो भी क्या करते हैं, छनकर आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, हाँ, फिर है कुछ अमीनो अम्ल होते हैं वो हो गए, वसीय अम्ल हो गए, विटामिन हो गए, और कुछ खनिज होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, उपयोगी है। लेकिन ये रक्त प्लाज्मा में चूंकि घुले हुए होते हैं, तो ये यहाँ से छनकर इस नाइट्रोजनी अवशिष्ट के साथ ये उपयोगी कंटेंट भी क्या आते हैं, आ जाते हैं। मतलब अगर जो हमारे टोटल रक्त जो होता है उसका जो 90% भाग है, 95% भाग है, वो छनकर यहाँ आ जाता है। मतलब काफी मात्रा में जल यहाँ आ जाता है। अगर इतना एक्सेसिव जल हमारे शरीर से बाहर निकलेगा तो हमें क्या होगा, हमारे शरीर को हानि होगी। जबकि मूत्र के अंदर जो जल होता है वो कितना होता है, 0.8% ही उपस्थित होता है। दैट मीन्स अगर 95% जल जो है वो छनकर आ गया है, तो मूत्र के अंदर 0.8% ही क्यों आ रहा है, तो बाकी पानी कहाँ गया। तो बाकी पानी जो है वो क्या, पुनः अवशोषण की क्रिया के द्वारा कहाँ पहुंच गया, वापस रक्त में पहुंच गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो छनित्र आया जिसमें नाइट्रोजनी अवशिष्ट है, उसके साथ अगर उपयोगी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन या खनिज छनकर आ जाते हैं, है ना, तो यहाँ पर ये जो हमारी वृक्काणु है उसका नलिकीय भाग किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, नलिकीय भाग बना हुआ है हमारा समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले लूप, दुरुस्त कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो नलिकाएं होती हैं इन उपयोगी पदार्थ को वापस रक्त में डालती है ना। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, पुनर्अवशोषण। कैसे डालती है, आपको पता है कि अपवाही धमनिका जो होती है ना, अपवाही धमनिका होती है, ये क्या करती है, चारों ओर क्या करती है, झाल बनाती है इस तरीके से। और इसमें क्या उपस्थित होता है, रक्त उपस्थित होता है। तो ये क्योंकि इसके चारों ओर झाल बनाती है ना, तो ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, हैनले लूप है, दुरुस्त कुंडलित नलिका है, ये परिनलिकीय केशिका जाल, ये जो जाल बनता है इसको क्या कहते हैं, परिनलिकीय केशिका जाल। तो परिनलिकीय केशिका जाल में जो उपस्थित रक्त है उसके अंदर, जैसे कि सपोज ये ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज वापस इस परिनलिकीय जो परिनलिकीय केशिका जाल का जो रक्त है उसके अंदर ग्लूकोज को क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, किसके द्वारा, समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, है ना। तो ये जो क्रिया है ना, इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा, या हम बोले कि वृक्काणु का जो नलिकीय भाग है, जैसे कि समीपस्थ नलिका, हैनले लूप, दुरुस्त कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका के द्वारा उपयोगी पदार्थों को किसमें पहुंचाना, पुनः रक्त में पहुंचाना, ये क्रिया क्या कहलाएगी, पुनर्अवशोषण की क्रिया कहलाएगी। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पुनर्अवशोषण के आधार पर पदार्थ जो है ना, कितने प्रकार के होते हैं।
ये जो पुनर्अवशोषण हो रहा है यानी वापस रक्त में जो जा रहा है, छनित्र से उपयोगी पदार्थ अलग होकर वापस रक्त में जा रहे हैं, उसके आधार पर पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। ये सीधा क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में कि अवशोषण के आधार पर पदार्थों को कितने प्रकार से बांटा गया है ना? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इनको अच्छे से समझ लेना। सीधा क्वेश्चन है बेटा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लें। तो अवशोषण के आधार पर पदार्थों को क्या किया जाता है? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। वो 3 कैटेगरी कौन-कौन सी है? सबसे पहले आते हैं उच्च देहली पदार्थ। उच्च देहली पदार्थ। उसके बाद आते हैं परिवर्तनशील पदार्थ। और तीसरे आते हैं निम्न देहली पदार्थ। क्या होते हैं उच्च देहली पदार्थ, क्या होते हैं परिवर्तनशील पदार्थ, क्या होते हैं निम्न देहली पदार्थ? तो उच्च देहली पदार्थ ऐसे हैं, निस्यंदन में उपस्थित ऐसे पदार्थ जिनका 100% मतलब मूत्र के अंदर वो थोड़े बहुत भी नहीं पाए जाते, जैसे कि ग्लूकोज पूरा का पूरा लेकर किसमें डाल दिया जाता है? रक्त के अंदर क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। मतलब जिसका क्या हो 100% पुनः अवशोषण हो जाता है। 100% क्या हो जाता है? पुनर्अवशोषण हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम उच्च देहली पदार्थ कहते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और विटामिन सी। एग्जाम्पल ग्लूकोज, विटामिन सी, अमीनो अम्ल। तो ये क्या है? उच्च देहली पदार्थ है, मतलब ऐसे पदार्थ जो बिल्कुल भी मूत्र के अंदर नहीं जाएंगे, पूरे के पूरे अवशोषित करके रक्त में डाल दिए जाएंगे, तो उच्च देहली पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे है परिवर्तनशील पदार्थ, मतलब जिनका अवशोषण निर्भर करता है कि शरीर को कितना आवश्यक है। जैसे कि शरीर के अंदर जल की मात्रा कम आवश्यक है ना? जल की मात्रा जो है शरीर के लिए क्या है? कम रिक्वायर्ड है। तो वो क्या होगा? उसका उत्सर्जन ज्यादा होगा, और शरीर को ज्यादा पानी की आवश्यकता है तो उसका उत्सर्जन यानी शरीर से उसको कम बाहर निकाला जाएगा। तो ऐसे पदार्थ जिनका अवशोषण शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है, परिवर्तनशील है ना, यानी बदलना। तो अवशोषण जो है वो आवश्यकता के अनुसार क्या करता है? बदलता रहता है। तो ये क्या कहलाते हैं? परिवर्तनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि H2O प्लस खनिज। गर्मियों में शरीर को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो अवशोषण क्या होता है? ज्यादा होता है ना? तो इस तरीके से परिवर्तनशील पदार्थ जिनकी मात्रा क्या होती रहती है? अवशोषण जो है वो उसकी मात्रा परिवर्तित होती रहती है। फिर निम्न देहली पदार्थ, इन पदार्थों का नगण्य मतलब बहुत सूक्ष्म मात्रा में पुनर्अवशोषण होता है, यानी सूक्ष्म मात्रा में यानी न के बराबर नगण्य सूक्ष्म मात्रा या सूक्ष्म मात्रा में पुनर्अवशोषण होता है। जैसे कि यूरिया होता है ना? शरीर से हम नाइट्रोजन अवशिष्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, पर इसकी कुछ मात्रा हमारे शरीर को चाहिए होती है। 0.2 जो है परसेंट के बराबर जो है इसकी मात्रा हमको क्या होती है? चाहिए होती है। तो इसका भी क्या होता है? पुनर्अवशोषण होता है। तो निम्न देहली पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका पुनर्अवशोषण होता है, लेकिन न के बराबर होता है। तो अवशोषण के आधार पर पदार्थों को क्या किया गया है? 3 श्रेणियों में हमने बांटा है। अब हम क्या कह रहे हैं? अवशोषण कौन कर रहा है? समीपस्थ कुंडित नलिका, फिर है दुरुस्त कुंडलित नलिका, हेनले लूप और संग्रहण नलिका के द्वारा पदार्थों को लिया जाता है छनित्र में से, और कहाँ पहुंचा दिया जाता है? छनित्र में से लेकर ये कहाँ पहुंचा देते हैं? परिनलिका केशिकीय जाल यानी रक्त में पहुंचा देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि समीपस्थ जो कुंडलित नलिका होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा किन किन पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है, हेनले लूप के द्वारा किन किन पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा किन पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है, ये हमको क्या करना है? देखना है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बना रही हूँ, इजी है, बुक में आप इधर उधर हो जाओगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले पुनर्अवशोषण की क्रिया कहाँ होगी? समीपस्थ कुंडलित नलिका में। फिर आपको पता है कि यू आकार की शेप आती है नेफ्रॉन की, जिसको हम क्या कहते हैं? हेनले लूप। हेनले लूप की 2 भुजाएं होती है, इधर वाली जो नीचे उतरती है वो अवरोही, और जो ऊपर चढ़ती है वो कौन सी होती है? आरोही होती है। लेकिन आरोही को
दो हिस्सों में बांटते हैं। पहले आती है पतली भुजा, मतलब इसकी भुजा कैसी होती है, पतली होती है यहाँ से, और दूसरी आती है मोटी भुजा, यानी आरोही को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हेनली लूप के आरोही भाग को पहले आएगी पतली, फिर आएगी मोटी, और फिर आएगा अवशोषण की क्रिया दुरुस्त कुंडलित नलिका में होगी, और फिर कहाँ होगी, संग्रहण नलिका में होगी। तो अब ये डायग्राम जो है मैं नहीं बना रही हूँ, मैं सीधा आपको लिख के बता रही हूँ कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में किन किन पदार्थों का पुनर्अवशोषण होता है, दुरुस्त में कौन सा होता है, हेनली लूप में कौन सा होता है। तो सीधा मैं आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको इजी वे में क्या हो, समझ में आए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है, हम लोग देखते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में किन किन पदार्थों का, यानी यहाँ पर 2/3 यानी 60 से लगाकर 80% जो पदार्थों का क्या होना होता है, पुनर्अवशोषण होना होता है, मतलब छनित्र से छनकर जिन पदार्थों को रक्त में जाना होता है, जो पदार्थ उपयोगी होते हैं, तो उन पदार्थों का 60 से 80% भाग जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, या 2/3 भाग भी हम कह सकते हैं जो है पुनर्अवशोषण होता है। तो किन किन पदार्थों का होता है, देखो सबसे पहले इसमें दो तरीके के अवशोषण होते हैं, एक तो होता है सक्रिय और दूसरा होता है निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब है जिसके लिए अवशोषण के लिए एटीपी की क्या होती है, नीड होती है, मतलब आवश्यकता होती है। तो सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, तो 100% जिन पदार्थों का अवशोषण होता है ना, यानी जो उच्च देहली पदार्थ है उनका अवशोषण होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन सी, ये सब क्या होते हैं, ऐसे उच्च देहली पदार्थ होते हैं जिनका 100% पुनर्अवशोषण होता है। और ये कैसा होता है, सक्रिय पुनर्अवशोषण होता है, मतलब यहाँ पर इनको रक्त में डालने के लिए समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं की कोशिकाओं को किसकी आवश्यकता होगी, एटीपी की आवश्यकता होगी। फिर है निष्क्रिय, मतलब जिसको एटीपी की आवश्यकता नहीं होती पुनर्अवशोषण के लिए, तो किसका होता है, एक तो जल का अवशोषण होता है, फिर जो क्लोरीन होते हैं उन आयंस का क्या होता है, पुनर्अवशोषण होता है। और इन पुनर्अवशोषणों की वजह से समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर जो छनित्र होता है वो कैसा हो जाता है, समपरासरणी होता है। कैसा हो जाता है, समपरासरणी। समपरासरणी आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, परासरणी परासरण क्या होता है। उसके अलावा परासरण दाब जो होता है वो क्या होता है, और जो हमारे पदार्थ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, विलियन जो होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, समपरासरणी, अल्परासरणी और अतिपरासरणी। क्या होते हैं समपरासरणी, जैसे परासरण, सबसे पहले परासरण दाब को अगर हम समझते हैं तो क्या होता है, परासरण दाब का क्या मतलब है, कोई भी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली का क्या मतलब है बेटा, कि ये झिल्ली सारे तत्वों को इधर से उधर नहीं जाने देती, कुछ सेलेक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ही अपने आर पार जाने की क्या करती है, परमिशन देती है। ठीक है, अब इधर भी एक विलियन ए है और इधर भी एक क्या है, विलियन ए है। ठीक है, इनकी सांद्रता, जैसे कि इसकी सांद्रता अधिक है, सांद्रता अधिक होने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर लवण और खनिज ज्यादा है और जल क्या है, सॉरी, जैसे कि इन दोनों की सांद्रता, इसको ऐसे नहीं, आपको ज्यादा डीप में हम लोग नहीं जाते हैं, सांद्रता क्या है, ये एक विलियन है और ये एक सांद्रता युक्त विलियन है। ठीक है, इसकी सांद्रता क्या है, अधिक है, और इसकी सांद्रता क्या है, कम है ना। तो क्या होता है, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से, है ना, जहां सांद्रता अधिक होती है वहां से विलायक के अणु, मतलब H2O के अणु कहां से कहां जाते हैं, अधिक सांद्रता से किधर जाते हैं, कम सांद्रता और वाले जो है अधिक सांद्रता से कम जो सांद्रता युक्त विलियन होता है उसकी तरफ जाते हैं। क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले विलियन से किधर जाएंगे, जल के अणु कम सांद्रता वाले, कम ये मैंने एरो बना रखा है, कम सांद्रता वाले विलियन की ओर। तो अब इस जल के मूवमेंट के लिए, यानी ये जो जल का मूवमेंट हो रहा है, ये जो जो जल जा रहा है
उसको, इस मूवमेंट को रोकने के लिए एक दाब लगाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, परासरण दाब। ठीक है, जल के मूवमेंट को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसको क्या कहेंगे, परासरणी दाब। तो अब इस परासरणी दाब की आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे जो विलयन होते हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, समपरासरणी, अल्प परासरणी और अति परासरणी। समपरासरणी का क्या मतलब है कि जो दोनों विलयन है उनकी सांद्रता क्या होती है, मतलब सांद्रता समान है और परासरण दाब क्या है, समान है। ठीक है, अल्प परासरणी में क्या होगा, परासरण दाब कम होगा, और अति परासरणी में परासरण दाब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ समपरासरणी है, मतलब परासरणी दाब का मान दोनों जो विलयन है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली की ओर, ठीक है, यानी जो केशिका की जो झिल्ली है और जो छनित्र, यानी जो छनित्र है और जो रक्त है ना, या हम बोले कि जो उत्तकीय द्रव्य है उसके जो विलयन की सांद्रता है वो समान है, तो परासरणी दाब की भी क्या होगा, समान। तो जो छनित्र है और जो उत्तकीय द्रव्य है उसकी जो सांद्रता है वो समान है, दैट मीन्स उनके दोनों के बीच में परासरण दाब क्या है, समान। तो समीपस्थ कुंडित नलिका में जो छनित्र पाया जाता है वो किस प्रकृति का होता है, समपरासरणी प्रकृति का होता है। आ गई बात समझ में, ये चीज ध्यान रखना, ये टर्मिनोलॉजी बार बार काम आएगी। अगर याद रखने का, ऐसे याद नहीं रहता, ज्यादा डीप में अगर नहीं जाते हो तो ऐसे याद रखो, स से समीपस्थ, स से समपरासरणी। ठीक है, तो समपरासरणी जो तरल होता है वो पाया जाता है। अब उसके बाद समीपस्थ के बाद क्या आएगा बेटा, हेनले लूप, है ना। हेनले लूप जो होता है उसके अंदर आपको पता है दो भुजाएं हैं, अवरोही भुजा, ठीक है। अवरोही भुजा जो है ना, अवरोही भुजा के अंदर क्या होता है, जो तरल बनता है वो कैसा होता है, उच्च परासरणी। कैसा बन, इसका जो छनित्र होता है वो किस प्रकृति का हो जाएगा, उच्च परासरणी प्रकृति का हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अवरोही भाग के अंदर, अवरोही भाग से क्या होता है, जल का पुनर्अवशोषण बहुत ज्यादा होता है। H2O का पुनर्अवशोषण ज्यादा होता है, मतलब ये हेनले लूप का जो आरोही भुजा है वो ज्यादा पारगम्य होती है, किसके लिए, जल के लिए, क्योंकि इस भुजा से जल बाहर ज्यादा जा रहा है ना। तो परासरणी दाब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा जल जा रहा है तो परासरणी दाब बढ़ा, दाब बढ़ने से ये कैसा हो जाएगा, उच्च परासरणी। उच्च परासरणी किसको कहते हैं, उस तरल को जो कि क्या होता है, जिसमें परासरण दाब ज्यादा पाया जाता है, तो जल का पुनर्अवशोषण ज्यादा होता है। और किसका पुनर्अवशोषण नहीं होता, ये आयंस के लिए बिल्कुल भी पुनर्अवशोषण का काम अपारगम्य होती है, जैसे कि Na के लिए, K प्लस के लिए और Cl माइनस के लिए कैसी होती है, ये अपारगम्य होती है। फिर उसके बाद हेनले लूप के अंदर ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ 80 से 60% हुआ था, 35 पुनर्अवशोषण हेनले लूप के अंदर होता है। और क्या कारण है कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में ज्यादा अवशोषण होता है, क्योंकि इसकी जो आंतरिक भित्ति है उसमें ऐसी उंगली नुमा सुषमांकुर जो होते हैं पाए जाते हैं, इसीलिए समीपस्थ कुंडित नलिका में ज्यादा होता है पुनर्अवशोषण और हेनले लूप में थोड़ा उससे कम होता है, 35% होता है। तो ये तो अवरोही भुजा। फिर बात करते हैं किसकी, आरोही भुजा का। आरोही भुजा के दो हिस्से हैं, हमको पता है। पहले क्या आएगा, पहले आएगा जो मोटी भुजा है, सॉरी, पहले आएगी पतली भुजा और फिर आएगी आपकी मोटी भुजा। पतली भुजा, फिर आ गई मोटी भुजा। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ पर जल का पुनर्अवशोषण क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, लेकिन आरोही भुजा जो है जल के लिए अपारगम्य होती है। ये चीज ध्यान रखना कि कहीं पर भी जल जो है वो वापस जो है रक्त के अंदर नहीं जाएगा, दोनों में, न ही पतली में जाएगा, न ही क्या होगी, जो मोटी भुजा है उसके अंदर जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है किनका पुनर्अवशोषण होगा, जल का तो हो ही नहीं रहा, इसमें भी नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो खनिज तत्व होते हैं उनका क्या होता है, पुनर्अवशोषण होता है। कौन से खनिज, पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम का पुनर्अवशोषण होता है, और पोटेशियम का जो 25% है वो पुनर्अवशोषण यहीं पर होता है। ये चीज
यानी जितना भी पोटेशियम छनित्र के अंदर उपस्थित है उसका 25% उपस्थित जो पुनर्अवशोषण होता है वो कहाँ होता है, पतली भुजा के अंदर होता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ जल ज्यादा निकल रहा था तो कैसा हो गया था, उच्च परासरणी हो गया था। लेकिन अब जल नहीं निकल रहा और क्या निकल रहे हैं, खनिज निकल रहे हैं, तो पतली भुजा में वापस कैसा हो जाएगा, यानी जो जल है और जो आयन है उनकी सांद्रता में रेगुलेशन आ गया, तो ये कैसा हो जाएगा, समपरासरणी। पतली भुजा में कैसा होता है, छनिद्र समपरासरणी प्रकृति का होता है। फिर आता है मोटी भुजा में जल वगैरह नहीं निकल रहा, तो किसका होगा, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस क्लोरीन का सक्रिय अवशोषण होगा। ध्यान रखना, एटीपी की आवश्यकता होगी इस अवशोषण के लिए। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होगा, अल्प परासरणी हो जाएगा, मतलब यहाँ पर खनिज तत्वों की भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यह बात समझ में आ रही है। सबसे पहले समीपस्थ कुंडित नलिका द्रव्य की प्रकृति कैसी होगी, समपरासरणी हो गई। दो चीजों का अवशोषण होता है यहाँ पर, सक्रिय अवशोषण, निष्क्रिय। सक्रिय अवशोषण में एटीपी की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय में एटीपी नहीं चाहिए होता है। H2 और जो क्लोरीन है उनके लिए जो अवशोषण होता है समीपस्थ कुंडित नलिका में, लेकिन एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और विटामिन उच्च दहलीय पदार्थ है, इनका 100% पुनः अवशोषण होता है। और अगर ऊर्जा के साथ काम को किया जाता है तो पूरा होता है, ये हम मानते हैं। तो 100% क्योंकि अवशोषण हो रहा है तो ऊर्जा की यहाँ पर क्या होती है, आवश्यकता होती है। फिर हेनले लूप है, यहाँ पर 60 to 80% समीपस्थ कुंडित नलिका में अवशोषण हो रहा था, लेकिन हेनले लूप जो है उसके अंदर कितना होगा, 35% जो है पुनर्अवशोषण होगा। अब इसकी दो भुजाएं हैं, अवरोही भुजा। अवरोही भुजा जो है वो क्या होती है, इसमें जल का पुनर्अवशोषण सर्वाधिक होता है, इसकी वजह से ये उच्च परासरणी तरल जो छनित्र है उसका निर्माण करती है। फिर आरोही भुजा है, आरोही भुजा के अंदर क्या होगा, देखो उच्च परासरणी है, यानी जल ज्यादा हो, क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो परासरण दाब क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट आरोही भुजा। आरोही भुजा क्या करती है, जल के अवशोषण को क्या कर देती है, रोक देती है। तो किसका होगा, आयंस का होगा। ठीक है, आयंस का पुनर्अवशोषण होता है। तो जब यहाँ पर उच्च परासरणी था, आयंस अब बाहर निकाले गए तो समान परासरण हो गया। ठीक है, लेकिन और अधिक आयन बाहर निकाले गए तो क्या हो जाएगा, अल्प परासरण हो जाएगा, और अधिक आयनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो अल्प परासरण हो गया। ठीक है, तो ये आपके हो गया हेनले लूप की भुजाओं के द्वारा पुनर्अवशोषण। अब उसके बाद हम लोग दो चीजें बचती है, एक बचती है हमारी दुरुस्त कुंडलित नलिका। ठीक है, आई नो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया बेटा, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट है, इसलिए कि किताब की जो लैंग्वेज है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, तो वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता है तो रिवाइंड करके देख लेना। फिर आता है आपके दुरुस्त कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। अब दुरुस्त कुंडलित नलिका, हेनले लूप के बाद क्या आती है, दुरुस्त कुंडलित नलिका। तो दुरुस्त कुंडलित नलिका के अंदर क्या होता है, H2O का अवशोषण होता है, कितना, 90%। किसका, H2O का होता है, प्लस खनिज का होता है, कौन से खनिज, Na और Cl माइनस का भी क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, जो है अवशोषण करके वृक्क जो मेडुला द्रव्य है उसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, वृक्क के मेडुला द्रव्य के अंदर डाल दिया जाता है। वृक्क के मेडुला जो भाग है उसके अंदर, यानी मध्यांश वाले भाग के अंदर डाला जाता है। फिर आता है दुरुस्त कुंडलित नलिका के, सॉरी, जो हेनले लूप होता है वो पाया जाता है बेटा मेडुला में, तो मेडुला में तो हेनले लूप का जाएगा। ये तो वल्कुटीय जो एरिया है उसके अंदर डालेगा, क्योंकि दुरुस्त कुंडलित नलिका कौन से एरिया में पाई जाती है, वल्कुटीय हिस्से में पाई जाती है दुरुस्त कुंडलित नलिका। तो इसके द्वारा जो भी अवशोषित करके पदार्थ डाले जाते हैं वो कहाँ डाले जाएंगे, जो दुरुस्त कुंडलित नलिका के द्वारा डाले जाएंगे वल्कुटीय भाग में। ये चीज ध्यान रखना, हेनले लूप क्योंकि मध्यांश में पाया जाता है तो उसके द्वारा अवशोषित पदार्थों को कहाँ डाला जाएगा, मध्यांश में डाला जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन से गलत बोल गई थी मैं, तो ध्यान रखना, दुरुस्त कुंडलित नलिका वल्कुट में है और वल्कुट में डालेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है लास्ट आपके संग्रहण नलिका।
संग्रहण नलिका के दो क्षेत्र हम पढ़ते हैं। ऊपर वाला हिस्सा H2O का पुनर्अवशोषण करता है और नीचे वाला हमको पता है ये निम्न देहली पदार्थ है ना, यूरिया। तो यूरिया का भी पुनर्अवशोषण होता है, तो किसके द्वारा? संग्रहण नलिका के नीचे वाले भाग का जो है वो पुनर्अवशोषण किया जाता है। अब यहाँ पर ये देखो कि दुरुस्त कुंडलित नलिका के द्वारा जल का जो अवशोषण किया जाता है सर्वाधिक होता है, और किसके, कौन से हार्मोन? वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से। वैसोप्रेसिन हार्मोन की जो अगर शरीर के अंदर उपस्थिति है तो ही जल का क्या होगा? अवशोषण। अगर वैसोप्रेसिन नहीं है तो जल का अवशोषण नहीं होगा और ऐसे व्यक्ति को बार बार क्या आएगा? मूत्र आएगा। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है इस जल के अवशोषण को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये चीज आप ध्यान रखना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपके काम आएगा। और संग्रहण नलिका के अंदर जो तरल होता है वो कैसा होता है? उच्च परासरणी होता है। ध्यान रखना, जो द्रव्य होता है वो कैसा होता है? उच्च परासरणी प्रकृति का होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपके जो सेकंड स्टेप है अवशोषण की क्रिया वो पूरी होती है, और लास्ट स्टेज जो है वो हमारी अब आती है। कौन सी है? लास्ट स्टेज हमारी आती है नलिकीय स्रवण। नलिकीय स्रवण क्या होता है? देखो, जैसे ये बोमन संपुट की गुहा थी, ये संग्रहण नलिका है। अब यहाँ से ये ग्लोमेरुलस है, ये अपवाही धमनिका ने इसके चारों ओर क्या बनाया? झाल बनाया। तो देखो क्या होता है कि जो अच्छे पदार्थ थे वो अगर इसके अंदर आ गए हैं तो ये जो नलिकाएं हैं वो वापस इस केशिकीय जाल के जो रक्त है उस तक पहुंचा देती है, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं या जो अच्छे पदार्थ होते हैं उनको। अब ये जो शुद्ध यहाँ पे रक्त छनकर गया है, अवशिष्ट अवशिष्ट तो इधर आ गया था सारा बोमन संपुट की गुहा में, और जो शुद्ध रक्त जिसको हम मान रहे थे शुद्ध रक्त, वो जो छन के गया है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजनी अवशिष्ट के साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी आ गए थे इस छनित्र में, वैसे ही ये रक्त पूरा शुद्ध होगा क्या? नहीं। छन्ने के बाद इस शुद्ध रक्त के अंदर क्या होती है? ये शुद्ध पूरी तरह से रक्त जो है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, पूरा शुद्ध नहीं होता है। तो वैसी कंडीशन में क्या, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि ये जो रक्त छन के आया है उसमें छनने के बावजूद भी कुछ हानिकारक पदार्थ जो है वो क्या करते हैं? रह जाते हैं, जैसे कि ड्रग हो गया है ना, या कोई क्रिएट टिनिन जो होता है वो रह जाता है। तो ऐसे हानिकारक कंटेंट जो इस रक्त के अंदर आ गए हैं, जिसको हम, होना कैसा था? शुद्ध। छन्ने के बाद तो ये शुद्ध होता है, लेकिन फिर भी कुछ हानिकारक तत्व जो है वो रह जाते हैं। तो ये जो परिनलिकीय केशिकीय जाल है, परिनलिका केशिका जाल है, इसके द्वारा इस अशुद्धियों को, ये जो हानिकारक तत्व है इनको किसमें डाला जाता है? दुरुस्त कुंडलित नलिका और संग्रहण नलिका में। आ रही बात समझ में? जो शुद्ध रक्त होना चाहिए था लेकिन उसके अंदर कुछ अशुद्धियां आ जाती है, इन अशुद्धियों को इस परिनलिकी केशिकीय जाल, यानी ये जो जाल बना रही है ना, ये जो जाल है उसको उसके द्वारा किसमें डाला जाता है? दुरुस्त और संग्रहण नलिका के अंदर। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे? इस क्रिया को हम स्त्रवण बोलेंगे, और स्त्रवण के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है? सक्रिय अभिगमन क्रिया है। सक्रिय अभिगमन क्रिया होने का मतलब एटीपी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर जो स्त्रावण की क्रिया जो है समुद्री मछलियों व जो मरुस्थलीय उभयचर हैं उनमें अधिक होती है, क्योंकि उनमें छन्ने के लिए उनकी जो व्रकाणु होते हैं उसमें ब्रोमन संपुट और ग्लोमेरुलस क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। फिर है मूत्र उत्सर्जन। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया दो क्रियाएं होती है, संग्रहण और फिर है रिक्तन परिवर्तित क्रिया। ये नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर हम बात कर देते हैं मूत्र, यानी ये जो जल वल जितना भी, देखो आपको पता है यहाँ ऊपर ग्लूकोज वगैरह क्या हो गए? छन के वापस रक्त में चले गए, जल आयन सब छन के चले गए। तो लास्ट में जो संग्रहण नलिका में जल और जितने भी कंटेंट है आवश्यक, उनका पुनर्अवशोषण होने के बाद जो लास्ट में बचता है थोड़ा सा जल के साथ यूरिया, यूरिया प्लस ये थोड़ी सी जल की जो मात्रा बचती है वो ही हमारी क्या कहलाती है? मूत्र कहलाती है। फिर संग्रहण नलिकाएं जो है वो मिलकर बेलेनाई रेक्टी कहलाती है।
बेलेनाई रेक्टी से ये कहाँ खुलती है? किडनी के श्रोणि, और श्रोणि भाग क्या होता है? किसका हिस्सा होता है? मूत्र वाहिनी का। तो मूत्र जो है मूत्र वाहिनी से कहाँ? मूत्राशय, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग में जाता है, और मूत्र मार्ग के जो द्वारा जो छिद्र होता है उसके शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो संग्रहण नलिका द्वारा संग्रहण नलिका के द्वारा जो ग्लोमेरुलस निस्यंद बचता है उसको मूत्र कहा जाता है। मूत्र का जो पीएच होता है वो 6 से 8 होता है, मतलब हल्का अम्लीय होता है। मानव का मूत्र हल्का अम्लीय 6 से 8 के पीएच होता है। मूत्र का रंग जो है पीला होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? यूरोक्रोम नामक वर्णक पाया जाता है। मूत्र का रंग क्या होता है? पीला, किसकी वजह से? यूरोक्रोम नामक वर्णक की वजह से। और अमोनिया के कारण इसमें क्या आती है? गंध आती है, तथा ताजा मूत्र में यूरेनॉइड के कारण गंध आती है। मनुष्य प्रतिदिन 1 से 2 लीटर मूत्र क्या करता है? त्यागता है। मूत्र का घनत्व 0.01 से 0.14 तक होता है। अगर रासायनिक संगठन की बात करते हैं तो H2O पाया जाता है, यानी जल पाया जाता है 95%, कार्बनिक लवण 0.5%, अकार्बनिक लवण 0.1%, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब। यूरिया पाया जाता है 0.26%, यूरिक अम्ल 0.5%, ह्यूपेरिक अम्ल 0.5%, अमोनिया 0.25% और क्रिएटिनिन पाया जाता है 0.5%। तो ये सब मूत्र का क्या है? हमारा रासायनिक संगठन है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपके मूत्र निर्माण की क्रिया जो है वो क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी।